नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राहुल गांधी, सोनिया गांधी मतलब कांग्रेस के सर्वे सर्वा, दोनों को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का समन आया है। 8 जून को पेश होना है। राहुल गांधी इस समय विदेश में हैं, उनके लिए समय मांगा जा रहा है कि दूसरा समय दे दीजिए। और कांग्रेस पार्टी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि सोनिया गांधी 8 जून को ईडी के सामने पेश होंगी। अब ये आमतौर पर ईडी किसी को समन भेजे, पूछताछ के लिए बुलाए, ये सामान्य बात होती है। लेकिन चूंकि बात गांधी परिवार की है इसलिए विशेष हो जाती है। क्यों विशेष हो जाती है? कि ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है इन लोगों का, वो इसको विशेष बनाता है कि भाई हमसे कैसे पूछताछ हो सकती है। ये भूल जाते हैं कि इस देश में देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से जांच एजेंसियां सवाल जवाब कर चुकी हैं, पूछताछ कर चुकी हैं, उनको इंटरोगेट कर चुकी हैं। ये भूल जाते हैं अपने कार्यकाल को, जब इस देश के निर्वाचित मुख्यमंत्री, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से एसआईटी ने 16 घंटे की पूछताछ की थी। तब किसी ने सवाल नहीं उठाया कि मुख्यमंत्री से कैसे सवाल पूछा जा सकता है या पूर्व प्रधानमंत्री से कैसे सवाल पूछा जा सकता है। अगर वो सवाल जवाब कम से कम पीवी नरसिम्हा राव से न होता, अगर सोनिया गांधी से उनके अच्छे संबंध रहे होते तो। लेकिन वो बात हो गई अतीत की। अभी ये समन आया नेशनल हेराल्ड के मामले में। तो पहले थोड़ा सा नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है ये जान लेते हैं। नेशनल हेराल्ड अखबार था जिसे 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। ये आज़ादी के आंदोलनकारियों का अखबार था। बाद में इस अंग्रेज़ी अखबार के साथ साथ उर्दू में कौमी आवाज़ और हिंदी में नवजीवन भी शुरू हुआ। ये अखबार नेहरू की मौत के बाद धीरे धीरे मरने लगा और 2008 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जब सत्ता थी, सरकार थी, तब इसको बंद कर दिया गया। उस समय इस पर 90 करोड़ का कर्ज था। 2008 में बंद कर दिया गया। 2010 में इस कंपनी के 1057 शेयर होल्डर्स थे। लेकिन 2011 में एक नई कंपनी बनाई गई, यंग इंडियन लिमिटेड। और ये नेशनल हेराल्ड जो कंपनी जो चलाती थी, अखबार चलाती थी, उसका नाम था एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, AJL। उस कंपनी के शेयर होल्डर्स से किसी ने पूछने की ज़रूरत नहीं समझी और 2011 में ये कंपनी बनी यंग इंडियन और 2012 में ये पूरी की पूरी कंपनी, इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया नई बनी कंपनी में। इसके सारे एसेट्स, अब आप समझिए इस कंपनी के पास 2000 करोड़ से ज़्यादा के एसेट्स हैं। देश भर में हज़ारों करोड़ की संपत्तियां हैं और उनका मतलब ये जो 2000 करोड़ मैं बता रहा हूँ, ये आज का असेसमेंट नहीं है, कई साल पहले का, 8 साल पहले का जो असेसमेंट है उसके हिसाब से आज क्या उसकी कीमत होगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस कंपनी को जो 90 करोड़ रुपया जो घाटा था, इसको लोन दिया था कांग्रेस पार्टी ने। अब कांग्रेस पार्टी ने इस 90 करोड़ की वसूली के लिए का अधिकार ले लिया, नई कंपनी में ट्रांसफ़र करा के। कितना देके? सिर्फ 50 लाख रुपए देके। और उसके बाद वो 90 करोड़ का लोन माफ़ कर दिया गया। और इस नई कंपनी में शेयर होल्डर्स का नाम सुन लीजिए तो आप समझ जाएंगे पूरा मामला क्या है। इस नई कंपनी में 38% सोनिया गांधी की हिस्सेदारी है, 38% राहुल गांधी की हिस्सेदारी है और 24% में ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा की। दोनों आज इस दुनिया में नहीं है। अब उनका शेयर किसको ट्रांसफ़र हुआ ये पता नहीं। 2012 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया कि ये नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को हड़पने का तरीका है। उसके बाद उन्होंने इनकम टैक्स का मामला उठाया। इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा, 2012 की बात कर रहा हूँ, उस समय इनकम टैक्स ने 2500 करोड़ की वसूली का नोटिस भेजा नेशनल हेराल्ड को, इस कंपनी को। इसको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक गई और इनकम टैक्स का जो कहना था वो कि 2011 और 2012 फाइनेंशियल ईयर का जो इनकम टैक्स रिटर्न है इस कंपनी का, उसको फिर से खोलने की इजाज़त दी जाए। वो खोल दिया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। उसको रोकने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कर रहा है वो सही कर रहा है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया। 2015 से इसमें ईडी ने जांच शुरू की, लेकिन 2014 में ही नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, तो जितनी जांच एजेंसियां थी ज़्यादातर जगहों पर कांग्रेस के पुराने लोग, पुराने खैरख्वाह
कांग्रेस पार्टी के गुलाम लोग, ऐसे बहुत से लोग इन एजेंसियों में थे। मैं किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब लोग ऐसे थे। एजेंसियों में बहुत अच्छे, बड़े कर्मठ, बड़े ईमानदार लोग भी थे। ऐसे लोगों की वजह से भ्रष्टाचार के बहुत से मामले सामने आए। तो कोई मैं पूरी एजेंसी के बारे में या सारे अधिकारियों के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर उसके बाद अधिकारी बदले और ये मामला आगे बढ़ा। 2018 में हरियाणा के पंचकुला में 30 करोड़ की ज़मीन जो नेशनल हेराल्ड के लिए दी गई थी अखबार खोलने के नाम पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने दी थी, उसको अटैच कर दिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। उसके बाद 2020 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बांद्रा की प्राइम प्रॉपर्टी उसको अटैच कर दिया, जिसकी कीमत कई 100 करोड़ बताई जाती है। तो ईडी जो है, ऐसा नहीं कि आज अचानक ईडी को याद आ गया। ईडी पिछले 4 साल से अपनी कार्रवाई, अपनी जांच कर रहा है। इन प्रॉपर्टीज़ को जब अटैच किया गया तो शांति रही। उसके बाद ईडी ने बुलवाया पवन बंसल को पूछताछ के लिए। पवन बंसल कांग्रेस के नेता हैं, इस समय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को पूछताछ के लिए बुलाया, वो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तब भी कोई हल्ला नहीं हुआ, कोई चिंता नहीं हुई, किसी ने नहीं कहा कि क्यों बुलाया जा रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही समन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गया, पूरा जैसे आसमान ज़मीन पर आ गया हो, फट के आ गया हो, टूट गया हो, वो कि फर्जी केस है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, जानबूझकर एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, और बहादुरी दिखाने की कोशिश हुई कि हम किसी से डरते नहीं हैं, हम सामना करेंगे, हम सच है, ये सारा केस झूठा है। बात यह है कि नेशनल हेराल्ड का केस अदालत में चल रहा है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ज़मानत पर रिहा हैं 2015 से। उनको उनकी ज़मानत पर कोई शर्त नहीं है, इसलिए उनके कहीं विदेश आने जाने पर कोई रोक नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी इस समय विदेश में हैं और वो जाते ही रहते हैं। आप देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स की कार्रवाई पर रोक लगाने से मना कर दिया, अखबार बंद हो चुका था, जब इनको लगा कि अब ये मामला फंसेगा, 2016 में घोषणा की अखबार फिर से शुरू होगा, शुरू हुआ नहीं। बाद में ऑनलाइन और कुछ वीकली अखबार जैसा कुछ शुरू किया। उसके बाद केंद्र सरकार ने कार्रवाई शुरू की। जो नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग है दिल्ली में ITO पर, उसको खाली कराने का नोटिस दे दिया, क्योंकि आपको अखबार के लिए ज़मीन मिली थी, अखबार आप निकाल नहीं रहे, इसको किराए पर दे रखा है, किराया आप ले रहे हैं, कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपको दिया गया वो लाइसेंस रद्द किया जाता है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने एविक्शन का जो नोटिस था उसको स्टे कर दिया है, इसलिए अभी उस पर स्टे है। अब आप देखिए, 2010 में मैंने बताया कि इस कंपनी के AJL के, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के, जो पुरानी कंपनी थी, 1057 शेयर होल्डर्स थे। दूसरी कंपनी को पूरी कंपनी ट्रांसफ़र हो गई, किसी एक शेयर होल्डर की मर्जी नहीं पूछी गई, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, शेयर होल्डर्स की कोई मीटिंग नहीं हुई। 2 शेयर होल्डर्स ने सवाल उठाया। पहले शांति भूषण, जो देश के पूर्व कानून मंत्री हैं, दूसरे मार्कंडे काटजू, जो देश की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। दोनों ने कहा कि उनके पिता ने उस समय इस कंपनी के शेयर लिए थे, इस कंपनी को दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया गया और हमको न कोई नोटिस दिया गया, न हमसे कोई पूछताछ हुई। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं घोटाले का परिमाण क्या था, उसका मैग्नीट्यूड क्या था। उससे आपको ये समझ में आएगा कि ये पूरा खेल क्या था। ये पूरा खेल है, AJL की जो संपत्ति है उसको एक नई कंपनी में ट्रांसफ़र करके उसका मालिकाना हक गांधी परिवार को मिल गया। अब वो कहा यह जा रहा है कि भाई कोई जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं। सवाल ये है कि अगर आप में से किसी को, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर 200 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसको बेचना नहीं है, आप उससे अरबपति हो जाएंगे। उस संपत्ति के खिलाफ आपको कोई भी लोन देने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए तैयार हो जाएगा। उसके अलावा जहाँ जहाँ बिल्डिंग बनी है वो किराए पर जो है, वो किराए का पैसा आखिर कौन लेता है? कैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है?
तो इसलिए सिर्फ ये कह देना कि पार्टी हमारे खिलाफ है, चूँकि सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो हमारे खिलाफ है, इसलिए ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, तब कहाँ थे जब नरेंद्र मोदी से पूछताछ हो रही थी? तब कहाँ थे जब झूठे केस में फंसाकर अमित शाह को जेल भेजा था? तब कहाँ थे जब दो केंद्रीय एजेंसियों आईबी और सीबीआई को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की कोशिश की गई? किस लिए? एक आतंकवादी को आतंकवादी न कहा जाए इसके लिए। आईबी के एक बड़े अधिकारी को गिरफ्तार करने की, जान से मारने की धमकी दी गई, डराया गया, धमकाया गया, तरह तरह के दबाव डाले गए कि वो अपना बयान बदल दें, अपना स्टैंड बदल दें। नहीं बदला उन्होंने। और वो आतंकवादी का नाम इशरत जहां। उसके लिए चिदम्बरम उस समय गृह मंत्री थे। सब कुछ किया, सारे घोड़े खोल दिए उन्होंने, करवा नहीं पाए। वो एफिडेविट जो था आईबी का वो उसको बदलवा नहीं पाए। तो जो लोग पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये सब कर चुके हैं उनको तो लगेगा ही कि जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि देश में अदालत भी है। अगर आपने गलत किया है तो आपको अदालत से रिलीफ मिल गई होती। आप गए थे इनकम टैक्स की नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता, वो नोटिस नहीं किया। तो मामला तो है, जांच तो हो रही है, मुकदमा चल रहा है। अब उसमें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो आपको तकलीफ़ हो रही है। दूसरों के साथ जब आप ये कर रहे थे झूठे मामले में, तब आपको कोई तकलीफ़ नहीं थी। आज एक सही मामले में आपसे पूछताछ हो रही है तो आपको परेशानी हो रही है। तो कांग्रेस में ये जो समन गया है, आप देखिएगा 2015 याद कीजिए, सोनिया गांधी जब अदालत में पेश होने गई, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होने के लिए, और राहुल गांधी, उनके साथ मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, ये लोग भी गए। उस समय पूरा हुजूम लेकर, भीड़ लेकर जो है कांग्रेस पार्टी के लोग गए सड़कों पर। एक तरह से कर्फ्यू जैसी स्थिति बनाई गई। इतना सिक्योरिटी का इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम था, ऐसा लग रहा था कि कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गिरफ्तारी देने जा रहा हो। उस तरह का माहौल पैदा किया गया। और जैसे ही इस कांड का जिक्र होता है, कांग्रेस के लोग याद दिलाते हैं कि अंग्रेज़ों ने नेहरू जी को जेल भेजा, गांधी जी को जेल भेजा। वो लोग आज़ादी के आंदोलन में गए थे, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल नहीं गए थे। तो अभी तो जेल जाने की नौबत नहीं है, अभी तो बेल है। लेकिन बेल कब जेल में बदल जाएगी ये किसी को पता नहीं होता है। तो इसलिए ये मामला, ये समन आने का मतलब है कि ये मामला अब तेज़ी पकड़ चुका है। ये मामला अब आगे बढ़ेगा। जो पटियाला हाउस कोर्ट में मामला चल रहा है वो भी, उसमें भी अब तेज़ी आएगी। तो गांधी परिवार का जो औरा बना था, आभा मंडल बना था कि इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, इनके खिलाफ कोई कुछ हो नहीं सकता, ये कुछ भी करें और करके बच के निकल सकते हैं, ये भ्रष्टाचार करें, अत्याचार करें, कुछ भी करें, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी ने 8 साल में उस आभा मंडल को चकनाचूर कर दिया है। कानून की नज़र में सब बराबर है। आपने गलत किया है, आप कानून का सामना करने के लिए तैयार रहिए। आपने गलत नहीं किया है, कानून आपके साथ खड़ा होगा, आपके बचाव में खड़ा होगा। ये बात इतने लंबे समय बाद समझाने की कोशिश शुरू हुई है। अभी उनकी समझ में आई है ऐसा लगता नहीं है। जिस तरह का रिएक्शन है, जिस तरह की प्रतिक्रिया है इस समन पर, उससे लगता है कि उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है। भला उनको गलत कैसे कहा जा सकता है, उनकी गलती की ओर कैसे इशारा किया जा सकता है? वो तो गलत कर ही नहीं सकते। तो ये भाव अब जा चुका है, अब ये नहीं चलने वाला है। देश का कानून सबके लिए बराबर है और आप भी उसी में हैं। तो कतार में बने रहिए। मैंने कहा था सबका नंबर आएगा, तो नंबर तो आ रहा है, अभी और लोगों का भी नंबर आएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।